Hello friends, myself Devdutt. Welcome to our channel Passion of Chemistry. Today we will discuss classification of polymer. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने पॉलीमर्स को शुरू किया है और पॉलीमर्स में हमने और आपने इंट्रोडक्शन तक पढ़ लिया। तो अभी हम लोगों को पॉलीमर्स के नेक्स्ट स्टेप की बात करनी है, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की बात करेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में हम आपको फ्लोचार्ट ऑलरेडी पिछले वाले क्लास में बता चुके थे। तो अभी हम लोगों को उसी चीज़ को बारी बारी समझना है पॉइंट वाइज। तो देखो जरा कैसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने अभी आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को हम लोग सभी लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को हम लोग 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेस पर पॉलीमर को 3 टाइप से डिवाइड किया गया। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेचुरल पॉलीमर। नेक्स्ट आपका आता है सिंथेटिक पॉलीमर और नेक्स्ट बेटा आपका आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। हमें इन तीनों पॉलीमर्स का डिस्कशन करना है, राइट। तो देखो जरा सबसे पहले हम लोग नेचुरल पॉलीमर्स की बात करेंगे। तो देखो नेचुरल पॉलीमर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने क्या बोला, ये सारे पॉलीमर किस पर बेस हैं, सोर्स के ऊपर बेस हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या होता है, सिंपल सी बात है। हम लोग जितने भी नेचुरल कंपाउंड्स की बात करते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जो कि प्लांट्स और एनिमल से रिसीव हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर। देखो जरा हम लोग इसको एक सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द पॉलीमर विच कैन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। मीन्स एक ऐसे पॉलीमर जो कि प्लांट और एनिमल से रिसीव है, उनको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर्स बोल सकते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल के तौर की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन का आपका एक पॉलीमर है, और ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में सीखी हुई है। तो प्रोटीन आपका नेचुरल पॉलीमर है। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा न्यूक्लिक एसिड, ये भी आपका एक नेचुरल पॉलीमर्स है। अगर मैंने लिखा नेचुरल रबर, ये भी आपका क्या है बेटा, एक नेचुरल पॉलीमर है। सेम केस अब मैंने लिख दिया गुट्टा पर्चा, ये सारे कंपाउंड्स आपके क्या हैं, नेचुरल पॉलीमर्स हैं। ये सारे कंपाउंड्स आपके क्या है बेटा, नेचुरल पॉलीमर्स हैं। अब नेचुरल पॉलीमर्स के बाद जो पॉइंट्स आता है वो आपका है सिंथेटिक पॉलीमर। क्या है बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर। और हम सभी लोग जानते हैं सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है। सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब है जो मैन मेड हो। हम लिखेंगे द पॉलीमर विच ऑब्टेन बाय केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन। ऐसे पॉलीमर्स जो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा क्या हो बेटा, रिसीव हो, और इसको सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हैं मैन मेड। ऐसे पॉलीमर्स जो कि मैन मेड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। इस तरीके से हम इन पॉलीमर्स का डिस्कशन कर सकते हैं। देखो एग्जांपल के तौर पे जैसे आप सभी लोग जानते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पीवीसी क्या होता है, पीवीसी के तो पाइप बनते हैं प्लास्टिक, आप लोग देखते होंगे। तो पीवीसी आपका क्या बेटा, एक पॉलीमर है। कौन सा पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है। इसी तरीके से मैंने लिख दिया टेफ्लॉन भी आपका क्या है बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर है। मैंने लिखा नाइलॉन 66, ये भी आपका एक सिंथेटिक पॉलीमर है। मैंने लिखा नाइलॉन 610 एक्सेट्रा। ये सारे कंपाउंड्स आपके किसके एग्जाम्पल है, सिंथेटिक पॉलीमर के।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पीवीसी का यूज़ क्या होता है, पाइप बनाने में किया जाता है, टेफ्लॉन कोटिंग में यूज होता है, नाइलॉन 66 और नाइलॉन 610 तो रोप वगैरह के बनाने के काम आता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग इनसे बना सकते हैं। तो ये आपका किसका क्लासिफिकेशन था बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर्स का। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब देखो जरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब है ऐसे पॉलीमर्स जो कि नेचुरल प्रोसेस से ही मीन्स नेचुरल सोर्स से ही मिलते हैं, लेकिन हमें उनको लैब में प्रिपेयर करना पड़ता है ना। ऐसे पॉलीमर्स जो कि नेचुरल सोर्स से मिलते हो लेकिन वो लैब में क्या करेंगे, केमिकली रिसीव किए जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट, फिर मैंने लिख दिया सेलुलोज एसीटेट, फिर मैंने लिख दिया सेलुलोज ज़ैंथेट, रेयन। ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब ऑब्टेन फ्रॉम लेबोरेटरी प्रोसेस, ठीक है। जो लेबोरेटरी प्रोसेस से रिसीव होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो इस तरीके से हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की बात करते हैं। फिर से समझ लो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पॉलीमर्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर्स का मतलब क्या है, ऐसे पॉलीमर जो प्लांट्स और एनिमल्स से रिसीव होते हैं, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, नेचुरल रबर, डीएनए, आरएनए, गुट्टा पर्चा, ये सारे कंपाउंड्स आपके क्या हैं, नेचुरल पॉलीमर्स है। नेक्स्ट अगर हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब है ऐसे पॉलीमर्स जो लैब में मैनमेड बनाए जाते हैं, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जो केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें नेचुरल पॉलीमर्स का कोई भी लिंक नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे पीवीसी, टेफ्लॉन, नाइलॉन 66 और ये बहुत ही यूजफुल कंपाउंड्स हैं। ज़्यादातर हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स का ही अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट्स आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब क्या है, ऐसे पॉलीमर जो कि जिनका अपना सोर्स तो नेचुरल होता है लेकिन उनको बाय द केमिकल प्रोसेस के द्वारा रिसीव किया जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज ज़ैंथेट और रेयॉन्स। इस तरीके से हम पॉलीमर्स के इस टाइप का डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे करिए, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, चलिए देखिए, अब हम लोगों को नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ना है। कौन सा, अब हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके अपने स्ट्रक्चर के बेस पर भी पॉलीमर्स को डिवाइड किया गया है। कितने टाइप से, 3 टाइप से। कौन से, इसमें सबसे पहला होता है बेटा लीनियर पॉलीमर। क्या होता है, लीनियर पॉलीमर। नेक्स्ट क्या होता है, ब्रांच पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर। और नेक्स्ट आपका होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसमें सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलीमर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लीनियर पॉलीमर की। तो देखिए समझ लो, ये लीनियर पॉलीमर क्या होता है, हमें इन सब पर ध्यान देना। हालांकि ये सब स्ट्रक्चर बेस है। लीनियर का मतलब समझ ना, स्ट्रेट चेन। तो होता क्या है, जब छोटे छोटे मोनोमर्स, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मोनोमर्स आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो जब बहुत सारे मोनोमर्स एक स्ट्रेट चेन में कंबाइंड हो और वो पॉलीमर बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पॉलीमर। आप ऐसे समझ लो, ऐसे पॉलीमर्स जिनका अपना स्ट्रक्चर कैसा हो, लीनियर्स हो, और ये बहुत सारे एक सीट के टाइप में, आप ऐसे समझ लो, इस तरीके से ये आपस में पैक होते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में इस तरीके से लिंक है। देखो जरा, ये सब क्या है, लीनियर पॉलीमर है। और लीनियर पॉलीमर का जो डेंसिटी होता है वो बेटा हाई होता है, और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है, लेकिन इनका वॉल्यूम कम होता है ना। इनका जो स्ट्रेंथ है वो हाई होता है, ये थोड़े से टाइटली पैक रहते हैं, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो
इन सारी प्रॉपर्टीज से बने हुए पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं। ठीक बेटा, तो इसके बारे में अभी हम लोग लिख सकते हैं। लीनियर पॉलीमर का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन, एक ऐसे मोनोमर्स जो कि आपस में कंबाइंड होके स्ट्रेट चेन बनाते हैं, ये आपके क्या है, लीनियर पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर है। आप इसको याद रखने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लो, ये आपके लीनियर पॉलीमर का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बेटा, लीनियर पॉलीमर्स का मतलब क्या है, द पॉलीमर इन विच मोनोमर combined in a straight chain, straight chain is called linear polymer। समझ गए बेटा, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें, ऐसे पॉलीमर्स जिसमें मोनोमर आपस में कंबाइंड होकर क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट चेन बना रहा है। और एक्चुअली इस स्ट्रेट चेन की वजह से क्या होता है, स्ट्रेट चेन की होने की वजह से ये सारे पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक होते हैं, मीन्स एक के ऊपर ये प्रॉपर तरीके से स्टैक रहते हैं। इस कंडीशंस की वजह से इनका वॉल्यूम तो कम हो जाता है लेकिन इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। मीन्स अगर हम लोग लीनियर पॉलीमर्स की बात करते हैं, अगर हम लोग लीनियर पॉलीमर की बात करते हैं तो एक चीज समझ लो बेटा, लीनियर पॉलीमर जो है, मैं यहां से लिख देता हूं, लीनियर पॉलीमर चेन आर स्टैक्ड ओवर वन another to give a well packed polymer। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जब ये आपस में टाइटली पैक होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इनका जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन इनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, हाई होगा। और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इनकी क्या होगी, हाई होगी। तो कहने का मतलब ये है, लीनियर पॉलीमर्स आपस में जब चेन बनाते हैं तो वो सारे चेन आपस में क्या होती है, टाइटली पैक रहती हैं। इसकी वजह से इनका वॉल्यूम तो कम हो जाता है, मैंने यहाँ पर ये डाउनवर्ड एरो लगाया, इसका मतलब है डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर इसका डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका इंक्रीज हो जाएगी, और उनकी जो स्ट्रेंथ होगी मीन्स उनकी अपनी मजबूती वो क्या होगा, वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब ऐसे लीनियर पॉलीमर्स के अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा आप सभी लोगों ने सुना होगा, पॉलीथीन। पॉलीथीन बेसिकली है क्या बेटा, पॉलीथीन दो तरीके के पॉलीमर्स बनाते हैं, है ना, ये आप कह सकते हैं पॉलीथीन दो तरीके के पॉलीमर्स होते हैं। कौन से, एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो जो लो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, यहाँ पर हाई डेंसिटी पॉलीथीन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, लीनियर पॉलीमर्स के एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन को हम लोग HDP कहते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, दो तरीके के पॉलीथीन होते हैं, एक होता है लो डेंसिटी, एक होता है हाई डेंसिटी। अब लो डेंसिटी क्या होता है, हाई डेंसिटी क्या होता है, इनका भी हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स की यहाँ बात कर रहे हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स का भी हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो मैंने अभी क्या बोला, हाई डेंसिटी पॉलीथीन आपका क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, लीनियर पॉलीमर्स का। इसी तरीके से अगर मैंने लिख दिया नाइलॉन, फिर मैंने लिख दिया टेरेलिन, फिर मैंने लिख दिया पॉलीपेप्टाइड, आप ऐसे समझ लो, सेलुलोज एक्सेट्रा, ये सारे कंपाउंड्स आपके किसके एग्जांपल है बेटा, लीनियर पॉलीमर के। तो समझ गए लीनियर पॉलीमर क्या होता है, फिर से समझ लो, जितने भी मोनोमर्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड होकर एक स्ट्रेट चेन बना दें, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलीमर, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ब्रांच पॉलीमर। अब देखना ब्रांच पॉलीमर क्या होता है, देखो मैं इसी को थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां पर मैंने लिख दी ना ब्रांच पॉलीमर। अब ब्रांच पॉलीमर क्या होता है, ब्रांच पॉलीमर का मतलब है, जैसे ये जो लीनियर पॉलीमर हमने बताया था ना आपको, देखो मैंने क्या किया था, ऐसे लीनियर पॉलीमर बताया था, और इसमें क्या हो जाए, ऐसे ब्रांच निकल जाए, तो ये आपके क्या होंगे बेटा, ब्रांच पॉलीमर होंगे। ये आपका लीनियर पॉलीमर है, इसमें क्या करें
हम यहाँ पर कुछ ब्रांच को कनेक्ट कर दें, ब्रांच मतलब एडजस्टमेंट, ये हो गया। तो अगर यहाँ पर कुछ मोनोमर मेन चेन से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा, हम उनको ब्रांच पॉलीमर बोलेंगे। और ब्रांच पॉलीमर में जो आपके स्टैग होंगे, आई मीन जो पॉलीमर होंगे इंडिविजुअल, वो आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक नहीं हो पाते। क्यों? इनकी अंदर ये ब्रांच आपस में पैक होने में क्या करेंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे। देखिए इसकी वजह से इनका वॉल्यूम क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया सारे में, एक मिनट मैं रब कर देता हूं पहले। ये लो, हाँ देखो बेटा, अब ब्रांच पॉलीमर में क्या है, एक लीनियर चेन है और उसमें क्या है, ब्रांचेस जुड़ी हुई है। तो इस तरीके के मोनोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉलीमर बोलते हैं। अब ब्रांच पॉलीमर में अगर आप लोग डेंसिटी की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन ब्रांच की वजह से ये जो मेन चेन है वो आपस में स्टैग नहीं बना पा रहा है, आई मीन कंप्लीटली पैक नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। और अगर वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी इनकी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो उस तरीके के पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच पॉलीमर बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, द पॉलीमर in which monomer constitutes in a branch is called branch polymer। समझ गए बेटा? ऐसे पॉलीमर्स जिसमें मोनोमर क्या बनाते हो, ब्रांच में कनेक्ट हो जाते हो, उनको हम लोग ब्रांच पॉलीमर बोलते हैं। तो इनके अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, देखो बेटा ध्यान से, जैसे मैंने लिखा अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन, और अमाइलोपेक्टिन आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है। मैंने लिख दिया ग्लाइकोजन। हाँ, अब यहां पर एक है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। मैंने अभी क्या समझाया था आप लोगों को कि पॉलीथीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है लो डेंसिटी, एक होता है हाई डेंसिटी। तो जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीमर। सेम केस लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, एक आपका ब्रांच पॉलीमर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रांच बनाने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में, ये पॉलीमर्स आपस में पैक नहीं हो पाते, तो फिर क्या करते हैं, वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया, एंड ऑल वल्केनाइज्ड रबर, ऑल वल्केनाइज्ड रबर, और जितने भी वल्केनाइज्ड रबर होते हैं ये भी बेटा आपके किसके एग्जांपल है, ब्रांच पॉलीमर के एग्जांपल। अभी हम लोग ये समझेंगे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, ब्रांच क्या बोलते हैं, वल्केनाइज्ड रबर क्या होता है, रबर क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग अभी समझने वाले हैं बहुत डिटेल में। लेकिन अभी हम लोग बस आपको ये बता रहे हैं कि लीनियर पॉलीमर क्या होता है, ब्रांच पॉलीमर क्या होता है, और क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। अभी हम लोग इनके जस्ट टाइप की बात कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी सोर्स के बारे में बताया, फिर हम लोग इसके कुछ एडिशन और कंडेंसेशन की बात करेंगे, लेकिन वो क्रॉस लिंक के बाद। तो इस तरीके से हम इन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको रब कर दें। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब बेटा ये क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होता है? क्रॉस लिंक पॉलीमर का मतलब है कि जितने भी लीनियर पॉलीमर होते हैं वो लीनियर पॉलीमर आपस में कनेक्ट होते हैं और वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। जैसे मान लो, देखना, जैसे मैंने एक ये लीनियर पॉलीमर बनाया और एक दूसरा लीनियर पॉलीमर बनाया और ये तीसरा लीनियर पॉलीमर का सीट बना। तो जब क्या होगा, ये जब आपस में पॉलीमर बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, ये आपस में क्या होंगे, इस तरीके से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स पर जो पॉलीमर बनता है उसको हम लोग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द पॉलीमर इन विच मोनोमर कॉन्स्टिट्यूट्स इन अ क्रॉस लिंक्ड। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, क्रॉस लिंक्ड और 3D नेटवर्क, 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, मीन्स इन्हीं को हम लोग
3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर भी कह सकते हैं, आप ऐसे समझ लो, जिसमें लीनियर पॉलीमर्स होते हैं और वो आपस में क्रॉस लिंक होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्रॉस लिंक पॉलीमर। इनके अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये आपके हार्ड होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं, और क्या होते हैं, रिजिड भी होते हैं, ठीक है, रिजिड ब्रिटल। अब अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा बेकेलाइट का, बेकेलाइट इसी का एग्जाम्पल है। बेकेलाइट क्या होता है ये सब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी बस इसके क्लासिफिकेशन समझ लो। बेकेलाइट हो गया, एक आपका रेजिन हो गया, ये सारे आपके, इसी को हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये सारे कंपाउंड्स आपके क्या हैं, पॉलीमर्स हैं। तो फिर से समझ लो, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर्स को 3 टाइप से डिवाइड किया गया। कौन सा, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर क्या होता है, बहुत सिंपल है, बस नाम के अकॉर्डिंग याद रखो। लीनियर पॉलीमर का मतलब ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स आपस में एक स्ट्रेट चेन बनाते हो, और जब स्ट्रेट चेन बनाएंगे तो बहुत सारे स्टैक क्या होंगे, आपस में ओवरली पैक हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी लेयर आपस में टाइटली पैक हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सेम केस इसका उल्टा, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो किसका एग्जाम्पल है, ब्रांच पॉलीमर का। क्यों ब्रांच पॉलीमर का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लीनियर पॉलीमर्स में अगर मोनोमर्स ब्रांच बना लेते हैं उस केस में वो आपस में टाइटली पैक नहीं हो पाते और वो कुछ वॉल्यूम को जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन का। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट्स। अब बारी आती है क्रॉस लिंक पॉलीमर का। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स का मतलब क्या था, जितने भी आपके लीनियर पॉलीमर्स होते हैं वो आपस में लिंक करते हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं बाय द मोनोमर्स। तो इस तरीके के कंडीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक पॉलीमर, और इनको हम लोग 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर भी कह सकते हैं। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, बेकेलाइट, रेजिन्स वगैरह वगैरह, और ये सब कंपाउंड्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा करो, आप इनको नोट कर लो। अब हम लोग थर्ड पॉलीमर्स के टाइप की बात करेंगे। बस बेटा समझते चलो, चीज़ें बहुत ईजी हैं, बहुत टफ नहीं है, हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मेड ऑफ सिंथेसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी कंपाउंड पढ़ने वाले हैं वो कंपाउंड बहुत यूजफुल हैं और आपके प्रिपरेशंस में काम आते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। मोड ऑफ सिंथेसिस के बेस पर पॉलीमर्स को 2 टाइप से डिवाइड किया गया। कौन सा, पहला एडिशन पॉलीमर, और नेक्स्ट बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये दोनों ही पॉलीमर्स हालांकि हम लोग यूज कर चुके हैं, किसमें यूज कर चुके, को पॉलीमर और होमो पॉलीमर, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग उसी चीज को एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो देखो जरा, एडिशन पॉलीमर का मतलब क्या है। एडिशन पॉलीमर्स का मतलब है एडिशन ऑफ मोनोमर एंड फॉर्म अ पॉलीमर। मीन्स बहुत सारे मोनोमर्स जब आपस में कंबाइंड होके पॉलीमर्स बना लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर बोलते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं, 2 और मोर सेम, और ऐसे भी लिख सकते हो सिमिलर, आप ऐसे लिख लो, 2 और मोर सिमिलर मोनोमर्स आर कन्वर्ट इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। क्या बोला गया, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल मोनोमर, सिंपल मतलब एक जैसे, कन्वर्ट हो जाए किसमें, पॉलीमर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन पॉलीमर। अब देखना, सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने यहां पर लिख दिया पॉलीथीन का, मैं इसी की बात करूंगा, पॉलीथीन का। तो देखो बेटा, हम लोग जानते हैं पॉलीथीन में, हाँ अब हम लोग जानते हैं कि पॉलीथीन आपका क्या है, एक पॉलीमर है। अब कैसे, हम लोग जानते हैं जब भी पॉलीथीन बनता है तो वहां पर जो मोनोमर यूज होता है उस मोनोमर का नाम है एथीन। क्या नाम यूज है बेटा, एथीन। तो देखो हमने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि N मॉलिक्यूल्स हो
यहाँ पर हम लोग पॉलीमराइजेशन अप्लाई कर देंगे। और जब हम बेटा इसमें पॉलीमराइजेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर भी यूज़ होता है। उस कंडीशंस पर हम ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH2 होल पावर N, इस तरीके का ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड क्या है? पॉलीमर। और ये वाला कंपाउंड क्या है? मोनोमर। तो अब देखो यहाँ पर N लिखा ना, N का मतलब क्या है? बहुत सारे एथीन, बहुत सारे एथीन के मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो उस केस में हमारे पास जो एग्जांपल रिसीव होगा वो क्या होगा बेटा? एडिशन पॉलीमर होगा। आई मीन पॉलीथीन, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने लिख दिया पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली आइसोप्रीन एक्सेट्रा। अभी मैंने ये जितने सारे कंपाउंड लिखे, अभी इस सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, इन सारे कंपाउंड्स के यूज, इन सभी कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एडिशन पॉलीमर। तो क्लियर हो गया एडिशन पॉलीमर? फिर से समझ लो, जब दो या दो से ज़्यादा या सिमिलर तरीके के मोनोमर्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और वो पॉलीमर्स बनाते हैं तो उनको हम लोग एडिशन पॉलीमर बोलते हैं। और पॉलीथीन आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका? एडिशन पॉलीमर। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हो गया बेटा। अब हम लोगों को पढ़ना है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, हाँ आप एक चीज और समझ लो, कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर्स में हम लोग को पॉलीमर और होमोपॉलीमर्स के भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम लोग उनको पहचान सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था पॉलीथीन का, वो पॉलीथीन को अगर हम आपसे पूछते हैं ये कोपॉलीमर है या फिर होमोपॉलीमर है, तो आप लोगों को आंसर होगा होमोपॉलीमर है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही तरीके के मोनोमर आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। तो अगर एक ही तरीके के मोनोमर आपस में कंबाइंड होते हैं तो फिर वो होमोपॉलीमर होता है। और एडिशन पॉलीमर इज द एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा मोनोमर आपस में कंबाइंड होते हैं, है ना। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर, डिफरेंट मोनोमर, और यहां पर लिख देता हूं डिफरेंट मोनोमर। जब कन्वर्ट इनटू, ऐसे समझ लो, टू और मोर डिफरेंट मोनोमर आपस में कंबाइंड होके कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनाते हैं। ये तो आपको याद रखने का एक तरीका है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे? टू और मोर डिफरेंट मोनोमर कन्वर्ट इनटू अ पॉलीमर, एंड these polymer are called कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर समझ गए बेटा? क्या बोला मैंने? दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मोनोमर आपस में कंबाइंड हो जाते हो तो उसको हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोलते हैं। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो वो भी देख लो बेटा। जैसे मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिखा तो मैंने आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता है नाइलॉन 66। अभी हम लोग उसी की बात करते हैं। नाइलॉन 66, नाइलॉन 610, नाइलॉन 26 एक्सेट्रा। अब केवल नाइलॉन ही नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स को शो करते हैं। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगला लेक्चर इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं। आने वाले एग्जाम्पल में हम लोग ये देखेंगे कि कौन से पॉलीमर्स का यूज क्या है, और जब किसी पॉलीमर्स का यूज देखेंगे तो हम लोगों की नेचुरल लाइफ में किस तरीके से वो काम करता है ये आपको समझ आएगा, तो आपको और भी मजा आएगा। तो फिलहाल कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले बात करता हूँ नाइलॉन 66 की।
नाइलॉन 66 की। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नाइलॉन 66 आपका एक अमाइड ग्रुप है बेटा। क्या है? अमाइड ग्रुप। इसके अगर हम लोग मोनोमर की बात करते हैं तो इसमें दो मोनोमर यूज होते हैं। कौन से? एक होता है हेक्सा मिथाइलिन डाइमाइन, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूले आपको एकदम रटे होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम पंच हो जाने चाहिए कि कौन से फॉर्मूले की बात चल रही। तो दो मोनोमर की बात है, एक है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन जिसका अपना फॉर्मूला होगा NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 और NH2। नेक्स्ट मैंने लिख दिया एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड क्या होता है बेटा? COOH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल पावर 4 और COOH, ये आपका एडिपिक एसिड है। ऐसे करो, इसको नोट कर लो, मैं रब करने जा रहा हूं। तो हम लोग बेटा किसकी बात कर रहे थे? नाइलॉन 66 की। हमने आपको बोला था दो मोनोमर आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। कौन से? एक होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, और दूसरा एडिपिक एसिड। और ये दोनों ही कंपाउंड जब आपस में ऐड होते हैं तो फिर जो नाइलॉन 66 बनाते हैं। और यहाँ पर आपको लिखना होगा पॉलीमराइजेशन। ठीक है बेटा, पॉलीमराइजेशन के द्वारा आप लोग नाइलॉन 66 को रिसीव कर सकते हैं। कैसे? वो देखो, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन को बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, H सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड H, ये आपका हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है। कुछ नहीं, यहाँ पर NH2 ही है बट हमने उसको अलग अलग लिख लिया। क्यों? क्योंकि अभी हमें उसको चेंज करना है, हमने N मॉलिक्यूल डाल दिया प्लस। अब एडिपिक एसिड देखो, एडिपिक एसिड को मैं ऐसे लिख दूंगा OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपका कार्बोक्सिलिक है, सिंगल बॉन्ड CH2 का होल पावर 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब देखो बेटा, जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं और पॉलीमराइजेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन निकलता है, यहां से हाइड्रोजन निकलता है और यहां से OH निकलता है। मींस कहने का मतलब ये हुआ कि H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा और यहां से भी OH निकलेगा। अब ध्यान से समझ लो, यहां पर भी हमने कितने मॉलिक्यूल लिए? N मॉलिक्यूल ऑफ एडिपिक एसिड ले लिया। तो बेटा थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं आपको, इस लो। तो देखो, यहां से जब H निकलेगा और यहां से जब OH निकलेगा, दोनों आपस में कंबाइंड होकर क्या कर लेंगे? H2O बना लेंगे। सेम केस, यहां से ये H निकल जाएगा और यहां से ये OH निकल जाएगा, तो फाइनली आपके ये भी H2O बना लेंगे। तो एक H2O इनके द्वारा निकल रहा है और एक H2O इनके द्वारा निकल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर N मॉलिक्यूल है, तो हम लोग यहाँ पर -2N H2O मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे, है ना। मीन्स H2O मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिलीज हो रहा है। उस केस में बनाएगा क्या है? जब ये H यहाँ से हटेगा तो सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा NH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल पावर 6 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड होल पावर 4 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड। अब देखो होल पावर N, ये पॉलीमर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो देखो बेटा, ये जो कंपाउंड बना ये कौन सा है? नाइलॉन 66 है। ये कौन सा कंपाउंड है आपका? नाइलॉन 66 है। कैसे मालूम? जो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है इसमें कितने कार्बन है? 6। एडिपिक एसिड है, इसमें कितने कार्बन है? 4, ये 5, ये 6, है ना। और सारे जब आपस में कंबाइंड हुए तो सारे कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है सभी में। यहाँ पर भी पूरे 6 कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी पूरे 6 कार्बन प्रेजेंट है। सो दैट इसका नाम क्या बनेगा? 66। अब मैंने और भी आपके नाइलॉन के एग्जांपल दिखाए थे, नाइलॉन 26, नाइलॉन 610। इसका मतलब ये हुआ वहाँ पर जो कंपाउंड यूज किए जाएंगे उनमें भी कार्बन की उतनी ही प्रेजेंस रहेगी। तो हम लोग आपको ये बात ऐसे लिख सकते हैं कि नाइलॉन 66 इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। नाइलॉन 66 इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो ऐसा करो, आप लोग इसको अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और अब हम लोग पॉलीमर्स के नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। नोट कर लो बेटा। चलो देखो, अब पॉलीमर्स का लास्ट पॉइंट बचा, कौन सा वाला? क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। और हम सभी लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर
पॉलीमर्स को 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। कौन सा? इसमें पहला आपका आता है इलास्टोमर। नेक्स्ट आपका आता है फाइबर। नेक्स्ट आपका आता है बेटा थर्मोप्लास्टिक। और लास्ट आपका आता है थर्मोसेटिंग। हम लोगों को इन पॉलीमर्स पर बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इलास्टोमर की बात करेंगे। किसका बेटा? इलास्टोमर की बात करेंगे। तो देख लो जरा इलास्टोमर क्या होता है। देखिए, तो अभी हम लोगों को इलास्टोमर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? इलास्टोमर शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, आई मीन पॉलीमर्स को जो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर डिवाइड किया गया है, यहाँ पर 2 फोर्स काम करते हैं। कौन से? एक तो आप यहाँ पर समझ लो वंडरवाल फोर्स काम करता है। क्या काम करता है बेटा? वंडरवाल फोर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड की। और डाइपोल इंटरेक्शन की बात करेंगे। अब ये डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वंडरवाल फोर्स क्या होता है, ये सारे फोर्स आपको 11वीं क्लास में पढ़ाए गए। फिर भी मैं आपको एक रफली आइडिया दे दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। फिलहाल आप ऐसे समझ लो, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्स हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो या डाइपोल इंटरेक्शन काम करता हो, तो वो कंपाउंड्स आपके पॉलीमर्स बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। या आप ऐसे समझ लो, जो आपके ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स को 4 टाइप से डिवाइड किया गया है, वो किस पर बेस है? इन फोर्स पर। कौन से? वंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल इंटरेक्शन। अब हम लोग सबसे पहले इलास्टोमर की बात करते हैं। इलास्टोमर की नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, इलास्टोमर का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी, है ना। मिस कहने का मतलब ये है, ऐसे पॉलीमर्स जिनको हम लोग अगर किसी फोर्स के द्वारा ऐसे खींचे, समझे ध्यान से, तो क्या हो जाएंगे? स्ट्रेच हो जाएंगे, है ना। और अगर हम उस फोर्स को हटा दें तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में पहुंच जाएंगे। इस तरीके के पॉलीमर्स को हम लोग इलास्टोमर्स कहते हैं। हाँ, और इनके पार्टिकल्स के बीच में वंडरवाल फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स बेटा काम करता है? वंडरवाल फोर्स काम करता है। एक चीज और आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, जितने भी इलास्टोमर्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से 10 टाइम ज्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं। देखा मतलब, जैसे मान लो कोई एक रबर है, समझ ना, मान लो कोई एक रबर का पीस है, हमने उसको ऐसे खींचा तो उसका ओरिजिनल शेप ये है। जब हम उसको खींचेंगे तो अपने ओरिजिनल शेप से 10 टाइम तक वो स्ट्रेच हो सकते हैं, और अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। इस तरीके के पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इलास्टोमर्स बोलेंगे। तो देखो मैं इसके कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। इलास्टोमर्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और लिखेंगे, जो इलास्टोमर है वो आपका एक प्लास्टिक है। मैं लिख सकता हूँ, इट इज अ प्लास्टिक that stretch and then revert to its original shape। ठीक है, क्या बोला बेटा? जो आपका इलास्टोमर है वो आपका एक प्लास्टिक है और ये स्ट्रेच होता है, लेकिन वो अपने ओरिजिनल शेप में रिवर्ट भी हो जाता है, मतलब वापस आ जाता है। नेक्स्ट आपका जो इलास्टोमर है वो आपका एक अमोर्फस पॉलीमर है। मैं आपको यहां से लिख सकता हूं, इट इज अ अमोर्फस पॉलीमर। इलास्टोमर आपका क्या है बेटा? अमोर्फस पॉलीमर है। अब जैसा कि मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि ये आपके वीक वंडरवाल फोर्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन इलास्टोमर particles are held by weak वंडरवॉल फोर्स। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपके वीक वंडरवॉल फोर्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इलास्टोमर्स की, तो ये जो आपके जो इलास्टोमर्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल सेम शेप से 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? मैं ऐसे लिखूंगा, इलास्टोमर
have the ability to stretch out, to stretch out over 10 times, 10 times their नॉर्मल या ओरिजिनल लेंथ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा वल्कनाइज्ड रबर। समझ गए बेटा? इलास्टोमर क्या होते हैं? इलास्टोमर आपका एक प्लास्टिक है जो कि स्ट्रेच होता है, और अगर हम उसको फोर्स को हटा दें तो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी बेस पर बोला गया है कि इलास्टोमर आपका एक अमोर्फस पॉलीमर है। नेक्स्ट, आपके जितने भी इलास्टोमर्स होते हैं उनमें जो भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स आपस में वन डर वाल फोर्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, जितने भी इलास्टोमर्स होते हैं उनमें ये भी प्रॉपर्टी है कि जब हम उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच तो हो जाते हैं लेकिन वो अपने ओरिजिनल शेप से, ओरिजिनल लेंथ से 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उन फोर्स को हटा दें तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं, जैसे रबर बैंड वगैरह, उसी का एग्जाम्पल है। तो इन्होंने बोला वल्कनाइज्ड रबर। अब वल्कनाइज्ड रबर आपका इलास्टोमर का एग्जाम्पल है। बार बार वल्कनाइज्ड रबर की बात आ रही है। बेसिकली वल्कनाइज्ड रबर की प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जो भी नेचुरल रबर होता है, अगर हम उसमें सल्फर डाल देते हैं तो उसमें जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं वो लीनियर पॉलीमर्स क्रॉस लिंक बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, मीन्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। उस रबर को हम लोग वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। अभी हम लोग सबकी प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? तो चलो, ये आपकी बात हो गई किसकी? इलास्टोमर की। अब आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइबर। तो देखो बेटा, मैं इस साइड रब कर देता हूं, फाइबर्स की बात करता हूं। अब फाइबर क्या होता है देखिए जरा। अगर हम लोग फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर्स, आप एक चीज समझ लो, जैसे इलास्टोमर में वन डर वाल फोर्स काम करता है, वैसे ही फाइबर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड काम करता है, या हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, द पॉलीमर्स, द फाइबर्स इन विच पार्टिकल्स हेल्ड बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो कैसे लिखोगे बेटा? सबसे पहले आपको लिखना है इसका अपना टाइप। तो इट इज अ लीनियर पॉलीमर। ऐसे समझ लो, आपका जो फाइबर है वो एक लीनियर पॉलीमर है, और जब वो लीनियर पॉलीमर है तो पार्टिकल्स कैसे कनेक्टेड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हम लिखेंगे दे आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? बेसिकली क्या है, हम सभी लोग जानते हैं, जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आता है उस टाइम एक वीक बॉन्ड बनाता है। उस वीक बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और डाइपोल का मतलब क्या है? 2 पोल, प्लस और माइनस। जब 2 डिफरेंट चार्ज आपस में इंटरेक्ट होना शुरू करते हैं तो उसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो जितने भी फाइबर्स हैं उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड काम करता है, ठीक है बेटा? नेक्स्ट, ये आपकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है ये इलास्टोमर की कंपैरिजन में हम उनको स्ट्रेच नहीं कर सकते, लेकिन अगर कर देंगे तो क्या होगा? टूट जाएंगे। लेकिन वो मजबूत होते हैं, है ना? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दे आर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा? और जैसे आपका ये अमोर्फस सॉलिड क्या होता है, जैसे आपका ये इलास्टोमर क्या होता है? अमोर्फस पॉलीमर होता है। वैसे ही फाइबर आपके लीनियर पॉलीमर है। तो हम लिख सकते हैं फाइबर आर क्रिस्टलाइन पॉलीमर। फाइबर बेटा आपके क्या है? आपके क्रिस्टलाइन पॉलीमर है। तो इस केस में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा? हाई होता है। किसकी कंपैरिजन में? इलास्टोमर की कंपैरिजन में। तो यहाँ लिख सकता हूँ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। इसकी वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, इनको जो सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। तो ये सारे आपके फाइबर्स के क्या है? एग्जाम्पल है।
अगर हम लोग इसके सॉरी, ये सारी आपकी क्या है, फाइबर्स की प्रॉपर्टी है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेलुलोज, सिल्क, वूल और नाइलॉन। ये सारे बेटा आपके फाइबर के एग्जाम्पल है। तो फिर से समझ लो, फाइबर क्या होता है, इलास्टोमर क्या होता है, ऐसे पार्टिकल्स ऐसे पॉलीमर्स जिसमें पार्टिकल्स आपस में वंडरवाल फोर्स के द्वारा कनेक्टेड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टोमर्स, और इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। जबकि फाइबर में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। फाइबर्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन काम करता हो, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। और फाइबर आपके लीनियर पॉलीमर होते हैं, जबकि ये आपके क्या होते हैं, अमोर्फस होते हैं। यहाँ पर हम इनको क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं, और इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट, इनका जो मेल्टिंग और सॉल्युबिलिटी होगी वो भी कैसी होगी बेटा, मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होगा लेकिन सॉल्युबिलिटी आपका डाउन होगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सेलुलोज, सिल्क, बुल्क, नाइलॉन, ये सब किसके, फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। अब बारी आती है आपके थर्मोप्लास्टिक की। अब थर्मोप्लास्टिक क्या है, समझ लो एक चीज और, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर और फाइबर इन दोनों के बीच का टर्म है। आई मीन क्या हुआ, थर्मो प्लास्टिक जो है वो इलास्टोमर और फाइबर्स के बीच के फोर्स को डेवलप करता है। मीन्स अगर हम लोग इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें, मीन्स द पॉलीमर्स इन विच, समझ लो, द पॉलीमर्स इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय बिटवीन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इलास्टोमर एंड फाइबर, दैट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक में 2-3 प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक बेटा आपके रीसेप और रीमोल्डेबल पॉलीमर्स होते हैं। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो पॉलीमर्स हैं, हमने उसको हीट किया, जब हम उसको हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको कूल कर दें तो फिर वो हार्ड हो जाएंगे। और ऐसी प्रॉपर्टी बार बार कर सकते हैं। तो उस तरीके के पॉलीमर्स को हम लोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स बोलते हैं। और इंडस्ट्री में ज़्यादातर यही पॉलीमर्स काम आते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बॉटल, वाटर बॉटल, इस तरीके के जो मटेरियल बनते हैं वो किसके बनते हैं, थर्मोप्लास्टिक के बनते हैं। और ये रीयूजेबल होते हैं, आई मीन रीमोल्डेबल होते हैं, रिसाइजेबल होते हैं। तो उस केस में हम उनका पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। तो आप इसको नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखिए मैं रब कर देता हूं। देख बेटा, अभी इलास्टोमर की बात हो गई, फाइबर्स की बात हो गई, अब हम लोग थर्मोप्लास्टिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, थर्मोप्लास्टिक की। तो मैंने जैसे कि अभी क्या समझाया, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वो पॉलीमर हैं जो कि इलास्टोमर और फाइबर्स के बीच के इंट्रैक्शंस को, बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स को शो करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं इनके बारे में लिखूंगा, दे आर सॉफ्ट टन एंड मेल्ट ऑन हीटिंग एंड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग। ठीक है बेटा, मिस इन्होंने बोला ऐसे पॉलीमर्स जिनको हीट करने पर, मेल्ट करने पर वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको कूल कर दें तो क्या होगा, हार्ड हो जाएंगे। फिर से हम उसको हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर से अगर कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये प्रोसीजर चलता रहता है। इस केस में हम इनको बोल सकते हैं कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो होगी बात आपकी थर्मोप्लास्टिक की। अब सेम केस, क्या प्लास्टिक पॉलीमर्स रिमोल्डेबल है, अभी मैंने आपको बताया, हाँ है। रिसाइजेबल है, हाँ है। हम इनके ओरिजिनल शेप को चेंज कर सकते हैं और वापस फिर से उसी शेप में ला सकते हैं। तो इस तरीके से इनको हम लोग नोट कर लेंगे। कैसे लिखोगे बेटा, अब आप लिखोगे दे कैन बी मोल्डेड एंड remolded। ठीक है, नेक्स्ट, एंड रीसेप्ड
नेक्स्ट, अगर हम लोग थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो बेटा आपका जो थर्मोप्लास्टिक है वो आपके एडिशन और कंडेंसेशन दोनों पॉलीमर्स को शो करते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दे आर एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या है आपके एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं कौन? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब पॉइंट समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट बेटा, फाइनली अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली क्या होता है? लीनियर होता है। स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? लीनियर होगा। किनका? थर्मोप्लास्टिक का। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे मैंने लिख दिया पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मैं लिख देता हूं पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफलॉन, पॉलीस्टाइरेन एक्सेट्रा, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग थर्मोप्लास्टिक को समझ सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर मैंने थर्मोप्लास्टिक के पॉइंट्स यहां लिखे हैं तो आप इनको अच्छे से समझ लो। अब हम लोग बात करेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की। तो मैं साइड अप करने वाला हूं, नोट कर लो आप लोग। देखो बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर। और ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है वो थर्मोप्लास्टिक के कंप्लीटली अपोजिट प्रॉपर्टी को शो करते हैं। कैसे? देखो जरा, थर्मोप्लास्टिक आपके सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पर, वापस कूल करेंगे हार्ड हो जाएंगे। लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं है। अगर आप उसको एक बार हीट कर दोगे और वो अपने शेप को अगर उन्होंने चेंज कर दिया तो हम उसको वापस रीशेप नहीं कर सकते। मीन्स आप ऐसे समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, जो थर्मोप्लास्टिक है वो आपका क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं वो आपके इरिवर्सिबल है। तो आप बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो, देखना ध्यान से मैं क्या लिखता हूं। दे बिकम हार्ड ऑन हीटिंग एंड irreversible process। ऐसे लिख लो, दे बिकम हार्ड ऑन हीटिंग, दैट इज irreversible। क्यों irreversible? क्योंकि हम उनको वापस रिसेप नहीं कर सकते। सो हम लोग कह सकते हैं आपका क्या? irreversible प्रोसेस है। उल्टा हम इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये हार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा? दे कैन बी मोल्डेड but these cannot remolded। ठीक है, हम इसको एक बार अगर हीट कर देंगे तो ये मोल्ड हो जाएंगे, लेकिन हम उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते। मतलब हीट करेंगे, उनका शेप चेंज करेंगे, अगर हम इसको वापस चाहें तो उसको वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते। इसीलिए लिखा है दे कैन बी मोल्डेड बट दीज कैन नॉट बी रिमोल्डेड। और यही रीजन है कि वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को शो करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब एक चीज और, जैसे जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं वो एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स को प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लेकिन जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। हम लोग लिख सकते हैं दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब ये है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं वो नेचुरल लाइफ में, डेली लाइफ में ज़्यादा यूज होते हैं एज कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के। अब अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे मैंने लिख दिया मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, ये आपका इसका एग्जाम्पल है। किसका? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का। ऐसे मैंने लिख दिया यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा फिनोल, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन।
ये सारे बेटा आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं। अब आप कहेंगे सर ये सब होता क्या है ना, तो हम लोग इनकी भी प्रिपरेशन, इनके भी यूजेस पढ़ेंगे, लेकिन अब अगले वाले लेक्चर में। तो अभी एक चीज़ समझ लो, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में बताया और कंप्लीटली मैंने पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशंस की बात की। हाँ, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने एक ही लेक्चर में सारे क्लासिफिकेशंस को कवर कर दिया, जो कि मैंने बताया था कि टोटल पॉलीमर्स 4 तरीके के क्लासिफिकेशन को शो करता है, जिसमें वो सारे आपस में कंबाइंड होकर अगेन 12 पॉलीमर्स को शो कर सकते हैं। अब एक पॉलीमर्स और होता है जिसको हम लोग बायो पॉलीमर्स बोलते हैं। उसको किसी टाइप में तो नहीं रख सकते, अगर आप उसको किसी टाइप में लेके जाओगे तो फिर वो आपका नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल में ही आएगा। तो वो बायो पॉलीमर्स क्या होता है, इसकी बात हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम लोग कुछ मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि पॉलीमर्स किस तरीके से काम करता है, और उसके बाद फिर हम लोग आने वाले कुछ कंपाउंड्स के प्रिपरेशंस और यूजेस की बात करेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। हाँ, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर से समझ लो। पॉलीमर्स को टोटल 4 तरीके से डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पॉलीमर्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट, अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। सेम केस अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर पॉलीमर्स को 4 टाइप से डिवाइड किया गया। कौन से? इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। इसके अलावा और हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस, जिसमें हम लोगों ने एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात की थी। अभी हम लोग एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स किस तरीके से काम करते हैं उसके हम लोग मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। तो वहाँ पर हमें फ्री रेडिकल्स जैसे कुछ मैकेनिज्म की बात करनी है। ठीक है बेटा, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में और फिर हम लोग कुछ मैकेनिज्म की बात करेंगे और फिर कुछ कंपाउंड्स के टाइप के हिसाब से हम उनकी प्रिपरेशंस की भी बात करेंगे, उनके यूजेस और प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था, दूसरे में थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट थी, बहुत डिफरेंट चीज़ें हमें सीखने को मिली, मीन्स टाइप ऑफ पॉलीमर। अब हम लोग इसके बाद जो कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है हम लोगों की डेली लाइफ के लिए। तो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द है। ओके बेटा, बस आज के लेक्चर में इतना ही। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, बाय, टेक केयर।